ये कहानी एक ऐसी हरिणी की है जो अपनी ही मासूमियत और क्रांतिकारी विचारों के बीच रास्ता भटक गई है। मृगनयना, जिसकी आंखें वन की हिरणी जैसी चंचल हैं, पर जिसका इरादा फौलाद जैसा मजबूत। वो ईश्वर को प्रणाम करती है, आकाश में गिरते धूमकेतुओं को देखती है और अपनी पार्टी के लिए रईस प्यादों का इस्तेमाल करना बखूबी जानती है। लेकिन जब बात उसके अपने महासंगम यानी विवाह की आती है, तो वो एक ऐसे शख्स को चुनती है जिसके लिए क्रांति ही उसकी पहली और आखिरी प्रेमिका है। क्या मृगनयना का सौंदर्य और उसका रसूख विचारधारा की उस सख्त दीवार को तोड़ पाएगा? क्या वो अपनी ही रची हुई बिसात में मात खा जाएगी? सुनिए डिजिटल नॉवेल वर्ल्ड की एक बौद्धिक और भावनात्मक जंग, भटकी हुई हरिणी। मृगनयना की आंखें सचमुच किसी वन की हरिणी जैसी थीं। इंसानों की आंखें अगर हूबहू जानवरों जैसी हो जाएं तो जाहिर है कि वे बेहद डरावनी और अजीब लगेंगी, लेकिन यहां ये केवल एक तुलना मात्र थी। अगर किसी युवती की आंखें बड़ी और खिंची हुई हो, जिनमें हर पल एक चौकन्नापन बना रहता हो और साथ ही उन आंखों की गहराइयों में एक गंभीर और शांत ठहराव भी छिपा हो, तो उस युवती को मृगनयना कहना पूरी तरह सार्थक लगता था। मृगनयना का मन बहुत ही कोमल और संवेदनशील था। उसके भीतर एक विशेष प्रकार की सादगी और सरलता थी, जो उसके अपने सत्यपालन के कड़े सिद्धांतों के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। मृगनयना का स्वभाव थोड़ा सा अलग और अनूठा था, लेकिन वो कहीं से भी अव्यवस्थित या बिखरी हुई नहीं थी। मात्र 14-15 साल की उम्र में ही उसके भीतर की बचकानी चपलता गायब हो गई थी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो उम्र से पहले बूढ़ी या किसी मानसिक बोझ से दबी हुई लगती थी। उसके चलने फिरने और उठने बैठने की हर हरकत में एक शांत और लयबद्ध नृत्य जैसा अनुभव होता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान तैरती रहती थी और वो हर बात का जवाब एक मीठी और सुरीली आवाज में देती थी। आज 17 साल की इस उम्र में उसे ये बखूबी पता था कि अपनी खिलती हुई जवानी को किस तरह संभालना है। उसका शरीर भले ही नए एहसासों से हिलोरे मार रहा हो, लेकिन उसके मन के भीतर जीवन की ऊर्जा किसी निर्मल और पारदर्शी रस की तरह बहुत ही धीरे धीरे पक रही थी। रात के वक्त छत पर फैली उस शांत और शीतल चांदनी में वो खुद को ईश्वर की सबसे लाडली बेटी महसूस करती थी। उसे अपनी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती थी और ना ही कोई चिंता उसे सताती थी। कभी कभी जब उसके भीतर भावनाओं का ज्वार बहुत अधिक उमड़ पड़ता, तो वो वहीं छत पर अपने घुटनों के बल बैठ जाती और जमीन पर अपना सिर टिकाकर बहुत देर तक ईश्वर को प्रणाम करती रहती। उस पल भक्ति और प्रेम से भरे न जाने कितने महान और भव्य चेहरे उसकी बंद आंखों के सामने से गुजर जाते थे। यहां तक कि उसके दादा का 1 साल का छोटा सा बच्चा भी उसे आकाश और पाताल की गहराइयों में व्याप्त किसी अलौकिक नीली चमक जैसा महसूस होता था, जो अपने 2 नन्हे और आधे उगे हुए दांतों वाले मुंह से बस उसे देखकर मुस्कुराता रहता था। अक्सर घर के लोग उसे इसी अवस्था में छत पर ढूंढ लेते थे। जब कोई उसे आवाज देता तो वो बहुत ही धीरे से उठकर बैठ जाती और बड़े विस्मय के साथ कहती कि माँ, देखो, आकाश के उस पार से आग का एक कितना बड़ा गोला अभी गुजरा है। मृगनयना की माँ और उसकी मौसी इस बात पर अक्सर चिंता जाहिर करती और कहती कि तू जवान और कुंवारी लड़की है और तेरा इस वक्त अकेले छत पर रहना ठीक नहीं है। तुझे हर वक्त इस तरह ऊपर आने की क्या जरूरत है? लेकिन उसका बड़ा भाई इन बातों को विज्ञान की दृष्टि से समझाने की कोशिश करता। वो कहता कि मीगू, डरो मत, वो आग का गोला दरअसल एक धूमकेतु था। जब अंतरिक्ष की शून्य गहराइयों से कोई चीज अचानक पृथ्वी के वातावरण में आती है तो घर्षण की वजह से वो जलने लगती है। इन सब कुदरती नजारों को देखकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। मृगनयना बहुत ही सरलता से पूछती कि भला मैं डरूंगी क्यों? यतीन अपने बेडरूम की कुर्सी पर बैठा बड़े गंभीर चेहरे के साथ सिगार के कश खींच रहा था। वो लगभग खामोश था और धुएं के छल्लों में कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा था। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, बैठो मीगू। उसने बैठने के लिए जिस कुर्सी की ओर इशारा किया, वो उससे करीब 7-8 हाथ की दूरी पर थी। ये फासला यतीन के उस अजीब स्वभाव का हिस्सा था जो मीगू को हमेशा थोड़ा बचकाना लगता था। मृगनयना हल्के से मुस्कुराई और उसकी ओर बढ़ने के बजाय वो सीधे यतीन की अपनी कुर्सी के हत्थे पर ही जाकर बैठ गई। उसने चुलबुलेपन से कहा, तुम्हारी भी क्या अजीब जिद है। पहले मैं दूर वाली कुर्सी पर बैठूंगी, फिर तुम तरह तरह के बहाने बनाओगे और धीरे धीरे खिसकते हुए मेरे करीब आओगे।
आज मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं तो खाना बीच में ही छोड़कर भागती हुई तुम्हारे पास आई हूं। यतीन ने सिगार का धुआं छोड़ते हुए उसकी आंखों में देखा और पूछा, सुना है कि आज तुम्हें कोई दौरा पड़ा था या तुम बेहोश हो गई थी? मृगनयना ने लापरवाही से जवाब दिया, ये बेतुकी बात किसने फैलाई? मैं तो छत पर अकेली बैठी ईश्वर की प्रार्थना कर रही थी, पर घर वालों को लगा कि मुझे कुछ हो गया है। जैसे ही भाभी ने आवाज दी, मैं झट से उठ बैठी और मजाक में कह दिया कि आकाश में एक आग का विशाल गोला देखकर मैं डर गई थी। पर सच तो यह है यतीन कि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या देखा था। उसने अपनी आंखों को विस्मय से फैलाया और सोच में डूबकर अपनी भौएं सिकोड़ते हुए फुसफुसाकर कहा, मैंने आखिर क्या देखा था? शायद कुछ भी तो नहीं। उसने यतीन के कंधे पर अपना हाथ रखा और बड़े कोमल स्वर में बोली, नहीं देखा तो नहीं देखा, जो बीत गया सो बीत गया। उस पल यतीन ने महसूस किया कि मृगनयना का शरीर हल्का सा कांप रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी कार तब कांपती थी जब वो समतल सड़क पर उसे बहुत तेज रफ्तार में भगाता था। यतीन ने अपनी आवाज को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो इन सब बेकार की बातों को। तुम बस इसी तरह अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाए रखो और बहुत ही धीमे सुर में वही गाना सुनाओ जो मुझे पसंद है। तुम गाती रहना और मैं सुनता रहूंगा, सिर्फ मैं और कोई नहीं। तुम वाकई बहुत अच्छी लड़की हो मीगू, बहुत ही प्यारी लड़की। यतीन के पास से घर लौटने के बाद मृगनयना ने अपना अधूरा खाना खत्म किया और अभी वो ऊपर अपने कमरे में गई ही थी कि तभी विशु किसी तूफान की तरह वहां आ पहुंचा। विशु का इस घर में बचपन से ही आना जाना था और मृगनयना के साथ उसकी बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती थी। आज वो एमए की पढ़ाई कर रहा था और साथ ही मृगनयना को पढ़ाता भी था। ये अजीब सा इंतजाम कैसे हुआ और किसने तय किया, इस पर घर के किसी सदस्य ने कभी गौर ही नहीं किया था। एक दिन बस घर में मृगनयना के लिए एक मास्टर रखने की बात उठी थी और अगले ही दिन ये समस्या खुद ब खुद हल हो गई थी। विशु ने बड़ी व्याकुलता के साथ मृगनयना की मां से पूछा, वो अब कैसी है? मां ने बहुत ही सहज भाव से जवाब दिया, वो बिल्कुल ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी तो वो खाना खाकर ऊपर अपने कमरे में गई है। विशु जब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि मृगनयना अपने कमरे के दरवाजे का भारी पर्दा दोनों तरफ से अच्छी तरह खींचकर बंद कर रही है। उसने विशु का हाथ पकड़कर उसे कमरे के भीतर धकेला और पर्दे को दोबारा ठीक करने के बाद उसकी ओर मुड़कर देखा। मृगनयना ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, इतनी रात को और सबके आखिर में बड़े साहब को मेरी खबर लेने की फुर्सत मिली है? क्या बात है, बहुत हमदर्दी जाग रही है। विशु ने थोड़ा झेपते हुए जवाब दिया, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही खबर मिली मैं भागते हुआ आया हूं। बाकी सबको खबर कैसे मिली? मृगनयना ने तिरछी नजर से देखते हुए कटाक्ष किया। खबर तो उसी को मिलती है जो खबर रखने की सच्ची चाहत रखता है। विशु थोड़ा झेप गया और अपनी सफाई देते हुए बोला, मैं तो तुम्हें सुनाने के लिए ही बांसुरी बजा रहा था। मुझे लगा कि छत पे शायद तुम ही टहल रही हो, इसलिए मैंने सुर छेड़े थे। क्या तुमने नहीं सुना? मृगनयना कुछ पल के लिए खामोश हो गई और गहराई से कुछ सोचने लगी। फिर अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई और वो उत्साह से भरकर बोली, हाँ याद आया, तुम्हारी बांसुरी की मधुर तान सुनते सुनते ही मैंने ईश्वर को प्रणाम किया था। तुम इतना सुंदर बजाते हो विशु कि तुम्हारी धुन मुझे भीतर से बेचैन कर देती है। विशु ने मुंह बनाकर उदासी से कहा, अच्छा अब मेरा मजाक उड़ाया जा रहा। मृगनयना सचमुच हैरान रह गई और बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? ये कोई मजाक नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, एकदम सच। मृगनयना ने फुर्ती से पर्दे की झिरी से बाहर झांका और फिर अपने दोनों हाथ सामने की ओर उठाकर बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उसे इस मुद्रा में देख विशु के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उनके बीच चाहे कोई छोटा झगड़ा हो या कोई बड़ी बहस, सुलह करने का ये उनका सालों पुराना और अनूठा तरीका था। जैसे ही मृगनयना ने अपने मुंह से सिसकारी जैसी आवाज निकाली, दोनों एक दूसरे की ओर लपके और मजबूती से एक दूसरे के गले लग गए। एक गहरा चुंबन भी उनके इस सुलह प्रोटोकॉल का हिस्सा था। इस मिलन के बाद मृगनयना बिस्तर पर बैठ गई और तेजी से सांस लेते हुए बनावटी गुस्से में बोली, विशु तुम सच में थोड़े असभ्य और गुंडे किस्म के लड़के हो। विशु का चेहरा एकदम उतर गया और उसने मासूमियत से पूछा, क्यों? आखिर मैंने क्या कर दिया? मृगनयना ने उलाहना देते हुए कहा, अब क्या अब मुझे यह भी बताना होगा कि तुमने क्या किया? तुम अभी तक पूरी तरह पुरुष नहीं बन पाए हो विशु। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मुझे कितनी जोर से धक्का दिया? क्या तुम्हें पता है कि मुझे कितनी चोट लगी है? विशु का रंग उड़ गया और वो घबराकर मृगनयना के सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो फटी आंखों से उसके चेहरे को निहारने लगा और बुदबुदाया,
क्या सचमुच तुम्हें चोट लगी है? तब मृगनयना के होठों पर एक मीठी मुस्कान खिल उठी। उसने विशु का सिर पकड़कर अपने दोनों घुटनों के बीच टिका लिया और उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए सुरीली आवाज में बोली, हाँ, सचमुच लगी है, पर इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम तो नासमझ हो। तुमने मुझे प्यार करना तो सीख लिया, पर यह छोटी सी बात नहीं सीखी कि दौड़कर आते समय मुझे इस तरह धक्का नहीं देना चाहिए। नियम यह है कि मैं तुम्हारी ओर दौड़ूंगी और तुम बहुत ही धीरे से आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में थाम लोगे। अगर तुम इस तरह सांड की तरह टक्कर मारोगे तो क्या लड़कियों को दर्द नहीं होगा? विशु ने हल्के से विरोध करते हुए कहा। पर चोट तो मुझे भी लगी है। मृगनयना ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर तुम वाकई पुरुष होते तो तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता। 5 मिनट बाद जब उन दोनों के खिलखिलाने की आवाज नीचे तक पहुंची तो मां ने वहीं से आवाज लगाई, ओ विशु बेटा, रात बहुत हो गई है, अब घर जाओ। जाने से पहले विशु ने दबी आवाज में पूछा, क्या तुम वहां जाओगी? मृगनयना ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा, नहीं, आज मुझे बहुत नींद आ रही है। विशु के अपने घर पहुंचने से पहले ही मृगनयना गहरी नींद की आगोश में समा चुकी थी। उसकी मां ने कमरे में आकर बड़े जतन से मच्छरदानी गिराई और जलता हुआ दिया बुझाकर बाहर बरामदे में आकर खड़ी हो गईं। घोर सन्नाटे में वे अपनी ही बेटी के बारे में सोचने लगीं, जिसे वे आज तक समझ नहीं पाई थीं। अपनी कोख से जन्मी संतान भी उन्हें किसी अनसुलझी पहेली जैसी लगती थी। उनकी बेटी परम भक्त थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन वो अपनी मां की तरह कभी मंदिर जाकर माथा नहीं टेकती थी। 10-12 साल की उम्र तक तो वो अपने पिता के साथ बैठकर नियम से उपासना करती थी, पर अब उसने वो भी छोड़ दिया था। अब वो बस चुपचाप छत पर चली जाती और तन्हाई में ईश्वर को प्रणाम करती। उसे आकाश में उड़ते हुए आग के गोले दिखाई देते थे। उसकी चाल ढाल और उसकी बातचीत से कभी कोई सुलाग नहीं मिलता था कि उसके भीतर क्या चल रहा है। उसका स्वभाव इतना मधुर और मन इतना कोमल था कि मां का दिल ये सोचकर बैठने लगता था कि वो अपनी जिंदगी का सफर आगे कैसे तय करेगी। उन्हें अपनी सगी बेटी किसी अजनबी दुनिया की निवासी महसूस होती थी। मां को आज भी मृगनयना के बचपन की एक एक छोटी बात याद थी, यहां तक कि उसके दूध पीने का खास अंदाज भी उनकी यादों में ताजा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो पराई हुए बिना ही इतनी अनजान हो गई? बरामदे में खड़ी मृगनयना की मां खामोशी से आंसू बहा रही थीं। उनके पति ने न जाने कैसे उनकी व्याकुलता को भांप लिया और अंधेरे में आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। वे उन्हें सहारा देते हुए अपने कमरे की ओर ले गए। वे उस घर में बिल्कुल अलग और एकांत में रहते थे, जहां पत्नी को जब चाहे आने की पूरी अनुमति थी। लेकिन जो इंसान हर वक्त आत्मचिंतन में डूबा रहता हो या किताबों के पन्नों में खोया रहता हो, उसके पास जाने की हिम्मत अक्सर लोग नहीं जुटा पाते थे। कमरे में ले जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को अपने पास बिठाया और बड़े प्यार से एक हाथ उनके कंधों पर डालकर उन्हें अपने और करीब खींच लिया। उनके स्वर में एक अजीब सा पछतावा था जब उन्होंने पूछा कि बड़ी बहू, क्या तुम मेरी अनदेखी की वजह से रो रही हो? तुम तो जानती हो कि तुम जब चाहो यहां आ सकती हो, तुम्हारा मन करे तब आ सकती हो। मृगनयना की मां ने अपने आंचल की कोने से आंखें पोंछते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि बात वो नहीं है। ये सुनते ही मृगनयना के पिता का चेहरा थोड़ा उतर गया और उनकी बाहों की पकड़ कुछ ढीली पड़ गई। उन्होंने धीमे से पूछा, तो फिर क्या बात है? पत्नी ने सिसकते हुए जवाब दिया कि मेरा मन अपनी बेटी के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। मृगनयना के पिता अचानक चौंक उठे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने घबराकर पूछा कि मीगू के लिए? क्यों? आखिर उसे क्या हुआ है? उस रात उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला थमा नहीं और घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा चुकी थीं। इसी बीच घरवालों की ओर से एक सुयोग्य वर तलाश लिया गया। लड़का उच्च शिक्षित था, दिखने में बेहद आकर्षक और किसी बड़े रईस खानदान का चिराग था। एक खास दिन भी तय कर लिया गया जब पात्र खुद आकर मृगनयना से मिलेगा और अपनी पसंद की मोहर लगाएगा। घरवालों का इरादा पुराने जमाने की उस असभ्य परंपरा को दोहराने का बिल्कुल नहीं था, जहां लड़की को किसी वस्तु की तरह नुमाइश के लिए खड़ा कर दिया जाता है। तय ये हुआ कि घर पर 2-3 भद्र पुरुष औपचारिक परिचय के लिए आएंगे
और चाय नाश्ते के साथ यहाँ वहाँ की सामान्य चर्चा होगी। शादी के बाद भी मृगनयना जहां तक चाहे अपनी पढ़ाई जारी रख सकती थी। सच तो ये था कि खुद पात्र की भी यही इच्छा थी। मृगनयना ने जब ये सब सुना तो वो सीधे अपने पिता के पास पहुंची और दो टूक शब्दों में कहा कि पिताजी, मैं यूं ही किसी के भी साथ शादी नहीं कर सकती। पिता ने अपनी किताब से नजरें हटाईं और शांति से पूछा, क्यों? लड़का तो हर लिहाज से काबिल और अच्छा है। फिर अपनी बात को थोड़ा सुधारते हुए बोले, ओह, तुम्हारा मतलब है कि तुम जिसे तिसे अपना जीवन साथी नहीं बनाओगी। ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारी शादी की इतनी चर्चा और तैयारियों के बावजूद अब तक कोई दूसरा दावेदार मेरे पास तो आया नहीं। मृगनयना ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, आज या कल के भीतर ही वो आपके पास आ जाएगा पिताजी। पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन जिन मेहमानों को आज बुलाया गया है, क्या तुम उनका स्वागत सत्कार नहीं करोगी मीगू? मृगनयना ने सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए कहा, जरूर करूंगी। अगर वे वाकई भद्र पुरुष हुए तो उनका स्वागत जरूर होगा। मृगनयना काफी हद तक निश्चिंत होकर नीचे उतर गई। सच तो यह था कि अगर वो शादी ना भी करे तो उसका जीवन आराम से कट सकता था। मुसीबत तो बस उस सामूहिक पारिवारिक दबाव और हंगामे को झेलने की थी जो उसकी ना के बाद शुरू होता। और जब हंगामा करना ही तय था तो क्यों ना अपनी पसंद के इंसान के लिए ये जोखिम उठाया जाए। यतीन या विशु से शादी करना उसके लिए सबसे आसान रास्ता था। हालांकि विशु की ये दूसरी शादी होती, लेकिन वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। पर मृगनयना ने उन दोनों को अपनी पार्टी के काम के लिए सुरक्षित रखने का मन बना लिया था। पार्टी का काम उन दोनों के जिम्मे रहे तो ही बेहतर है। उसके जीवन के लिए तो हाबुल ही सबसे सही चुनाव था। पार्टी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हाबुल पहले से ही पार्टी का एक सक्रिय सदस्य था और वे दोनों मिलकर भविष्य में बड़े काम कर सकते थे। उसे पता था कि हाबुल का नाम सुनते ही घर में कोहराम मच जाएगा। पिता भी आसानी से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन मृगनयना को उसकी कोई खास फिक्र नहीं थी। वह जानती थी कि घर में एक प्रचंड तूफान खड़ा करके वह आखिरकार हाबुल से शादी करने में कामयाब हो जाएगी। हाबुल के सिवा वह किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वैसा तेज और वैसी आग भला किसी और में कहाँ थी। यतीन और विशु तो जरूरत से ज्यादा शरीफ और बच्चे जैसे भोले थे। हाँ, उन दोनों के मन को गहरी ठेस जरूर पहुंचेगी। पार्टी के काम में अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने के बाद भी शायद उनकी ये कसक पूरी तरह खत्म ना हो पाए। मृगनयना उनके लिए जितना संभव होगा उतना जरूर करेगी। वो उन्हें हमेशा अपने करीब बने रहने का और खुद को केंद्र मानकर जीने का मौका देती रहेगी। शाम ढलने के बाद मृगनयना ने पार्टी के 5 प्रमुख स्तंभों में से 4 के सामने अपने विवाह का औपचारिक प्रस्ताव रखा। इस बैठक के लिए मिसेस बसाक को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उनकी ख्याति लड़कियों को जटिल और संवेदनशील विषय बहुत ही सहजता से समझाने में थी। सेक्रेटरी धरणी बाबू का चेहरा हमेशा की तरह पूरी तरह भावशून्य था। वे किसी बहरे और गूंगे व्यक्ति की तरह खुद को दूसरों से अलग और स्वतंत्र रखते थे। लेकिन उनकी खासियत ये थी कि जब वे बोलना शुरू करते थे तो लगता था जैसे कोई अपना सगा संबंधी अब तक वेश बदलकर सामने बैठा था। धीरेन एक रईस खानदान का लड़का था, कॉलेज में पढ़ता था और एक फायर ब्रांड स्टूडेंट लीडर था। उसकी सख्ती ऐसी थी कि वो पार्टी की किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं फटकने देता था। रहमान प्रोपोगेंडा सेक्रेटरी के पद पर थे। वहीं नरेश पहले बहुत ही खामोश रहने वाला इंसान था, लेकिन पार्टी की ही अपनी हमउम्र लड़की से शादी करने के बाद आजकल वह जरूरत से ज्यादा बातें करने लगा था। मृगनयना के विवाह की बात सुनते ही नरेश उत्साह से भर उठा और बोला, शादी कर रही हो? बहुत बहुत बधाई। सच कहूं तो मैं तो इस बात को लेकर काफी चिंतित था कि जिस तरह के कठिन कामों की जिम्मेदारी तुमने अपने कंधों पर ले रखी है, कहीं शादी की इच्छा तुम्हारे मन से पूरी तरह गायब ही ना हो जाए। मिसेस बसाक ने नरेश को टोकते हुए कहा, आह नरेश बाबू, आप कृपया चुप रहें। फिर मृगनयना की ओर मुड़कर गंभीर स्वर में बोली, लेकिन मृगनयना, पार्टी को तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। तुम्हारी सरलता और वो मासूमियत अभी कुछ साल और बरकरार रहेगी और इसका इस्तेमाल करके तुम कई और प्रभावशाली युवाओं को पार्टी से जोड़ सकती थी। तुमने वादा किया था कि तुम अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए न्यौछावर कर दोगी। इतनी जल्दी किसी को अपना हृदय दे देना तुम्हारे लिए उचित नहीं था। सामान्य और सतही लड़कियां ऐसा करती हैं, जिनके लिए पार्टी के ऊंचे आदर्शों से बढ़कर अपना व्यक्तिगत सुख दुख हो जाता है, लेकिन तुम उन जैसी नहीं हो। मिसेस बसाक ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा,
यतीन बाबू जैसे सख्त आदमी से आज तक कोई लड़की 5 रुपए तक नहीं निकलवा पाई थी, लेकिन तुमने न केवल उन्हें पार्टी का मेंबर बनाया बल्कि उनसे प्रिंटिंग प्रेस तक खरीदवा ली। तुम विशु को पार्टी में लेकर आईं। अगर उसे कुछ साल और सही ट्रेनिंग मिलती तो वो पूरे देश में क्रांति की आग जला देता। विशेष रूप से तुम्हारे लिए वो पार्टी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। तुम्हारे जैसी समर्पित वर्कर पार्टी में दूसरी कोई नहीं है। शादी की उम्र अभी निकली नहीं जा रही है, क्या तुम कुछ साल और धैर्य नहीं रख सकती थी? धरणी बाबू ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। इसके अलावा हम सब ये विचार कर रहे थे कि अगले साल तुम्हें मुख्य कमेटी में शामिल किया जाए। ऐसे में अब तुम्हारा पार्टी छोड़ना। मृगनयना ने बहुत ही धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं पार्टी क्यों छोड़ूंगी? मैं पार्टी के ही एक सक्रिय सदस्य से शादी कर रही हूं। हम दोनों मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी का काम जारी रखेंगे। मिसेस बसाक ने घबराकर पूछा, यतीन बाबू से या फिर विशु से? अगर ऐसा है तो तुमने सब सत्यानाश कर दिया। तुम इनमें से जिससे भी शादी करोगी पार्टी उसे हमेशा के लिए खो देगी। फिर उनका नाम सिर्फ रिकॉर्ड बुक के कागजों तक सीमित रह जाएगा। मृगनयना ने नजरें नीची करते हुए शांत भाव से कहा, मैं हाबुल मामा से यानी प्रशांत दत्त से शादी करूंगी। ये सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों ने राहत की गहरी सांस ली। नरेश ने चकित होकर पूछा, हाबुल मामा कह रही हो? मृगनयना ने अपनी बात साफ करते हुए कहा कि नहीं, उनके साथ मेरा सगा कोई रिश्ता नहीं है। वे मेरी माँ को दीदी कहते हैं, इसलिए मैं उन्हें हाबुल मामा कहकर पुकारती हूँ। उनकी इच्छा शक्ति और मानसिक शक्ति की कोई तुलना नहीं की जा सकती। वे पूरा दिन हाड़-तोड़ मेहनत करते हैं और दूसरों से भी काम करवाते हैं। उसके बाद बिना एक पल आराम किए वे सीधे पार्टी के काम में जुट जाते हैं। उनका स्वास्थ्य इतना मजबूत है इसीलिए वे ये सब झेल पाते हैं, वरना कोई दूसरा होता तो अब तक हार मान चुका होता। मिसेस बसाक ने एक गहरी और लंबी ठंडी सांस ली और बोले, देखो मृगनयना, अगर तुम उनसे ही शादी करना चाहती हो तो हमें तुम्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। बस मेरे मन में एक ही चिंता है कि शादी के बाद क्या तुम यतीन बाबू और विशु जैसे प्रभावशाली लोगों को पार्टी में खींचकर ला पाओगी? मृगनयना खामोश रही। उस कमरे में पसरे सन्नाटे में उसकी चुप्पी जैसे चीख चीख कर अपना जवाब दे रही थी। वो पार्टी के लिए अपनी जान तो दे सकती थी, लेकिन अब अपने उस आकर्षण को किसी चुंबकीय शक्ति की तरह दूसरों पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। मात्र 2 लोगों को अपनी ओर खींचने और उन्हें विचारधारा से जोड़ने में ही उसकी सांसें फूलने लगी थीं। मृगनयना बहुत ही खुशमन के साथ अपने घर लौट आई। हाबुल शाम होने से ठीक पहले काम से घर लौटा था और अभी अभी उसने अपना स्नान खत्म किया था। मृगनयना ने जैसे उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया और जबरदस्ती उसे पकड़कर अपने कमरे में ले गई। जब हाबुल ने मृगनयना के विवाह के प्रस्ताव की पूरी बात सुनी तो वो लकड़ी की तरह सख्त हो गया। उसने अविश्वास के साथ चिल्लाकर कहा कि क्या मैं तुमसे शादी करूंगी? पागल हो गई हो क्या मिगू? मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य रईसों और सुविधा भोगियों के खिलाफ ये वैचारिक लड़ाई लड़ना है। मृगनयना ने बीच में टोकते हुए कहा कि ये लड़ाई सिर्फ रईसों के खिलाफ नहीं है। हाबुल ने झल्लाते हुए कहा कि अपनी ये ऊंची और तर्कहीन बातें अपने पास ही रखो मिगू। अगर तुम किसी गरीब परिवार की लड़की भी होती तब भी मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। भविष्य में अगर कभी मैंने शादी करने का फैसला किया तो मैं पार्टी की किसी ऐसी जाबाज कार्यकर्ता से करूंगा जिसके साथ मिलकर मैं जमीनी स्तर पर काम कर सकूं। मृगनयना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को विस्मय से और फैला लिया और कड़वाहट के साथ सवाल किया कि तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं पार्टी का काम नहीं करती? हाबुल की आंखों में एक हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान तैर गई और उसने तंज कसते हुए जवाब दिया, तुम तो पार्टी के बड़े रईस यतीन बाबू की महंगी कारों में बैठकर सैर करती हो, शानदार होटलों में खाना खाती हो और विशु के साथ सिनेमा देखने जाती हो। वाह मीगू, क्या खूब पार्टी का काम कर रही हो तुम। समाप्त।